हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने देखा कि प्रीवियस क्लास में आप सभी बच्चों के कमेंट्स लगातार आए थे कि सर जो चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो उसको आप पूरी तरह डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों, आपकी स्पेशल डिमांड पर मैं आज आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। अब जो आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसी को पढ़ाएंगे। बाकी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये हम आगे पर किसी भी कॉन्सिक्वेंस में हम आगे पर डिस्कस कर लेंगे उसको। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास में आ जाइए। आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखना। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज करो, उसको रीप्ले करो, फिर देख सकते हो आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे रेडी हैं? तो सबसे पहले बच्चों नजर मारते हैं कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये कैलकुलस जो एक पूरी यूनिट है जिसका आपके बोर्ड्स एग्जाम में वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 35 मार्क्स का है। कैलकुलस में टोटल आपके 5 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले तो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आ गया, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका आ जाता है। फिर बच्चों अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन आपका आ जाता है, इंटीग्रल्स। और इंटीग्रेशन में हम इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन, दो टाइप्स के इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व्स वाली प्रॉब्लम। तो 4 चैप्टर आपके ये हो गए। और 5th चैप्टर जो हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो टोटल इन 5 चैप्टर्स को अगर हम मिलाते हैं तो बोर्ड्स एग्जाम में इसका वेटेज 35 मार्क्स का है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके 5 से लेकर के 7 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कई बार यहां से ज्यादा भी पूछ सकते हैं। तो कैलकुलस की कहानी ऐसी है कि कई बार कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से ज्यादा आ जाता है, तो कई बार इंटीग्रल से ज्यादा आ जाता है। ठीक है, लेकिन यह बात है कि चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 यूनिट है जो आपकी 2 चैप्टर्स हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये पूरा चैप्टर बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से सुनना है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। पहला जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो क्लास 11th में आप इसका बेसिक पार्ट ऑलरेडी पढ़ करके आए हो। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। जी हां, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का बेसिक्स था। ठीक है, तो भाई वो चीज पहले हम रिकॉल करेंगे आपका, ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लिमिट्स का बेसिक रिवीजन लेंगे, मतलब कि क्या होती है लिमिट, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, क्योंकि लिमिट्स एक्चुअल में जो है वही कॉन्टिन्यूटी में हम डिस्क्राइब करते हैं। फिर देन हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, और कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी आज पूरे तरीके से मैं इस चैप्टर में फिनिश करूंगा इस लेक्चर में, और अगला जो लेक्चर हमारा आएगा इसके रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशियबिलिटी पर होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी के जो भी मेथड्स हैं, जो भी डिफरेंशिएशन है, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात और, आपको डिलीटेड चैप्टर्स या जो एक्सरसाइज है उसके लिए एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाई है कि कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो एक मैंने वीडियो अलग से, इसी चैनल पर आप जाओगे वीडियो सेक्शन में तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो के थ्रू आप अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वो भी आपको यहीं पर इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो कोई बेफिक्र आपको पढ़ाई करनी है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि कभी कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज लिमिट्स, लिमिट्स क्या होते हैं, तो आपके माइंड में क्या आंसर आता है? बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं लिमिट्स का नाम सुनकर के, अरे बाप रे लिमिट्स, अरे यार सर इसमें तो क्या क्या होता है, एक्स टेंडिंग टू, ऐसे ऐसे खतरनाक से सिंबल यूज होते हैं। अरे कुछ भी नहीं है भाई, एक सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कोई पूछे व्हाट इज लिमिट्स, तो आपका आंसर होना चाहिए कि किसी पॉइंट पर, है ना, अगर कोई फंक्शन आपका है तो किसी पॉइंट पर फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम फंक्शन की लिमिट बोलते हैं। बस इतनी सी लैंग्वेज में आप समझ लो कि किसी पॉइंट पर या किसी पॉइंट के आसपास में फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको हम आपका लिमिट बोलते हैं, है ना।
और जरूरी नहीं है, कई बार इसको लोग लेकर के मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि लिमिट का मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। इससे कोई लेना देना नहीं है। लिमिट्स इज जस्ट अबाउट अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट क्या है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, एक बकायदा ग्राफ भी आपके लिए लेकर के आया हूं। आप इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करो तो यहां पर fx आपके पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। कभी भी आपसे पूछे कि भाई लिमिट्स फाइंड किसकी करते हैं, तो लिमिट्स हम फाइंड करते हैं फंक्शंस की। तो पहली बात, लिमिट किसकी निकालोगे, फंक्शन की निकालोगे। मतलब क्या होता है, फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कहां पर, उसके किसी डोमेन के नेबरहुड में या डोमेन के किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो सपोज करिए अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि x इक्वल टू 2 हमारे फंक्शन fx, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस फंक्शन fx की लिमिट हमें फाइंड करनी है, या लिमिट्स को मैं देखना चाहता हूं कि इसकी लिमिट क्या होगी, किस पॉइंट पर, इसकी लिमिट x इक्वल टू 2 पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट जानना चाहता हूं कि लिमिट क्या है। तो भाई इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 2 है, या जब x, ध्यान समझिएगा, जब x जो है आपका, यानी कि ये जो x की वैल्यू है, जब x अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर है, जब x अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर, देखो इक्वल और अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस है, ध्यान से समझना। ये जो सिंबल डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि मैं x की ओर मूव कर रहा हूं, x की ओर जा रहा हूं, ठीक है। तो मतलब कि वी आर गोइंग टू नियर अबाउट x, नियर अबाउट 2, हम 2 के पास जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हम 2 पर जा रहे हैं, हम 2 के पास जा रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं। व्हेन x इज क्लोज इनफ टू 2, जब x 2 के बहुत करीब है, क्लोज इनफ टू 2, fx की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, fx की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, ये देखना, ठीक है। व्हेन x इज क्लोज इनफ टू, देखो लिमिट्स को बोलना, अगर आप उसको सही तरीके से प्रोनाउंसिएट कर गए ना कि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे लिमिट्स का, तो आप लिमिट्स को समझ जाओगे। लोग सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं करवा पाते, तो ध्यान से समझना। हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की लिमिट बताओ, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल में मीनिंग है when x is close enough to 2, approximate value of fx, fx की approximate value क्या होगी। तो ऑब्जर्व करते हैं, क्लोज इनफ का मतलब क्या, मतलब कि x 2 के बहुत करीब है, बहुत मतलब कि इतना 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 पास में है कि भाई ये मान के चलो कि बिल्कुल 2 पर पहुंच ही गया है ना, लेकिन बिल्कुल पहुंच गया लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंचा, लेकिन बहुत ही पास में है। लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि x इज अबाउट 2 पॉइंट, या बोल सकते हैं 1.999999999 लाख टाइम्स 9। सोचो कितना क्लोज होगा 2 के, लेकिन 2 तो नहीं होगा ना, 2 के काफी क्लोज होगा। तो इतनी ही मतलब इतने क्लोज जाने की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन x इज क्लोज इनफ टू 2। अब इस चीज को समझेंगे कि ये x इक्वल टू 2 इसके पास जाने की, ध्यान समझिएगा, x इक्वल टू 2 पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता x इक्वल टू 2 पर जाने का है लेफ्ट साइड से, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड अप्रोच, यानी कि x इक्वल टू 2 पर हम लेफ्ट साइड से मूव करके जाएं। लेफ्ट साइड का मतलब कि 1.99999999999, मतलब कि x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर है, लेकिन 2 से जरा सी कम है, बहुत थोड़ी सी कम है लेकिन कम है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर। दूसरा तरीका क्या है, x इक्वल टू 2 के हम पास जा रहे हैं लेकिन फ्रॉम राइट साइड, इसको हम राइट हैंड अप्रोच बोलते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि हम x इक्वल टू 2 पर जा रहे हैं, लेकिन अब x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब कि 2.00000000000000001 लाख टाइम्स 0 उसके बाद 1। तो सोचो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 2 ही के बराबर होगा लेकिन 2 से जरा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर जाने के 2 रास्ते, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। अब आप अगर ऑब्जर्व करो, जब हम x इक्वल टू 2 पर जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर कहां पर टेंड कर रही है, ऐसे डिक्रीज होते हुए आ रही है और इस पॉइंट पर टेंड कर रही है। ये पॉइंट अगर हम y एक्सिस में ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट y एक्सिस में 4 है,
और कब? जब मैं x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट साइड से आता हूं, मतलब कि मैं यहां से x इक्वल टू 2 पर जा रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे आ रही, ध्यान समझ ना, आप x की वैल्यू ऐसे लेकर के आ तो फंक्शन यूं चल रहा है, तो ये 4 के क्लोज पहुंच रहा है। और जब x इक्वल टू 2 पर मैं राइट साइड से मूव करके आ रहा हूं, यहां से मूव करके आ रहा हूं, तब भी जो फंक्शन है हमारा ये अप्रोक्सीमेट आपका 4 के बराबर ही पहुंच रहा है। तो ये जो अप्रोच समझे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पर fx, जब हम x एक्सिस में x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तब fx की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 है, और जब हम x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तब fx की वैल्यू उस टाइम पर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर दिख रहा होगा आपको एक गोला, होल, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? यहां पर आपको एक नजर आ रहा होगा होल। ये होल एक्चुअल में क्या डिफाइन करता है? ये होल आपको बताता है कि भाई x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, समझे? x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी डिफाइन नहीं है। लेकिन x when x is close enough to 2 from left, it is equal to 4, approximate 4. When x is close enough to 2 from right, fx is approximate, fx value approximate 4 है। मतलब कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी आपकी 4 है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी आपकी 4 है। तो अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपकी इक्वल आ जाती है, दोनों ही बराबर आ जाती है, नोट करिएगा, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही किसी पॉइंट पर अगर इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या बोलेंगे? एट दैट पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट, उस पॉइंट पर लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो क्या बोलोगे? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ रहे हो? तो लिमिट का मतलब ये नहीं है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड भी ना हो, चलो, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने पर fx की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ रही है वही राइट साइड से x पर अप्रोच करने से fx की जो वैल्यू आ रही है, दोनों अगर सेम है, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। और अगर वो दोनों ही सेम है, यानी कि x इक्वल टू 2 पर आने के दो रास्ते, आप दोनों रास्तों से आओ लेकिन आप अप्रोक्सीमेट एक जगह पर पहुंचो, ठीक है? x इक्वल टू 2 पर आप चाहे यहां से आओ चाहे यहां से, लेकिन फंक्शन अप्रोक्सीमेट 4 पर ही पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कि 2 पर फंक्शन 4 पर पहुंचेगा। क्लियर है बात? और अगर ये दोनों अनइक्वल आते, अलग अलग आते, समझ रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये अलग अलग आ जाते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करती। ये था कॉन्सेप्ट आपका लिमिट का। एग्जाम्पल से समझते हैं। fx इक्वल टू 1 इफ x इज लेस देन इक्वल देन 0, इफ 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0 fx इक्वल टू 2। तो अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखना है वो भी समझाऊंगा। देखो ये क्या समझा रहे हैं आपको कि जब x की वैल्यू या तो 0 के इक्वल है या 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब है कि बहुत थोड़ी सी भी छोटी है, तो fx की वैल्यू 1 है, लेकिन x की वैल्यू 0 से जरा सी भी बड़ा कर दो, ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 से जरा सी भी बड़ी हो गई, तो fx जो हमको वैल्यू देगा आउटपुट में वो है 2। क्लियर है? तो अब इस चीज को समझना ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं इस चीज का ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखो ग्राफिकली भी तुम इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, ठीक है? ये कोई पॉइंट आपका x इक्वल टू 0 है क्योंकि कहानी यहीं पर चल रही है। तो 0 के लेफ्ट में आपको मिल रहा है कितना बच्चों? 0 के लेफ्ट में आपको 1 मिल रहा है और 0 पर भी 1 मिल रहा है, लेकिन 0 के राइट में आपको यहां पर 2 मिल रहा है। 0 के राइट में आपको क्या मिल रहा है बच्चों? ये आपको 2 मिल रहा है, ठीक है? तो ये आपके पास fx इक्वल टू 2 और यहां पर शो कर रहा है fx इक्वल टू 1। अब ऑब्जर्व करेंगे यहां से, यहां पर मैंने होल बनाया है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन तब 2 दे रहा है, और 1 पर 0 पर आपको 1 दे रहा है, और 0 से छोटी पर भी आपको 1 दे रहा है।
तो खुद अगर आप यहां पर देखो कि जब मैं x इक्वल टू 0 पर, नोट करना, अगर मैं x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0, अगर मैं x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट साइड से आता हूं तो लेफ्ट हैंड से x इक्वल टू 0 पर मूव करने पर fx की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 मिलने वाली है। अब x क्लोज इनफ टू 0 बट लेस देन 0, क्लोज इनफ टू 0 बट लेस देन 0, fx आउटपुट में क्या देगा? 1 देगा। x इज क्लोज इनफ टू 0 बट ग्रेटर देन 0, x इज क्लोज इनफ टू 0 बट ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से समझना, जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर ऐसे माइनस लगा देते हैं, मतलब कि x इक्वल टू 0 पर हम टेंड कर रहे हैं, लेकिन माइनस का मतलब फ्रॉम लेफ्ट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फंक्शन क्या डिफाइंड है आपका? 1 डिफाइंड है, तो इसकी लिमिट क्या आ गई? 1 आ गई। और अगर मैं इसको हम बोलते हैं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और नेक्स्ट में अगर मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट को देखूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि x इक्वल टू 0 पर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पर फ्रॉम राइट साइड से आ रहा हूं, मतलब कि x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है, लेकिन 0 से जरा सी बड़ी है ना, तो fx हमको हमेशा आउटपुट में 2 दे रहा है, तो यहां पर फंक्शन हमारा 2 है, तो ये भी आउटपुट में हमको 2 मिला। तो बेटा जी क्या देख सकते हो यहां पर कि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू है आपकी राइट हैंड लिमिट के, और जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे? x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम बोलेंगे एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। ओके, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट कितनी है? 2 है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, मतलब कि सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर 1 पर पहुंचते हैं, राइट साइड से पहुंचने पर 2 पर, मतलब कि 0 के क्लोज जाने पर कभी हम 1 पर पहुंच रहे हैं तो कभी 2 पर, मतलब कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 पर फंक्शन की 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, तो दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई, मतलब कि लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये कहानी थी बच्चों आपके पास लिमिट्स के कॉन्सेप्ट की। चलो अब बच्चों हम बात करेंगे आपका कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी एक्चुअल में क्या बताती है? कॉन्टिन्यूटी आपसे बताती है कि भाई अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है, अगर ये तीनों इक्वल है, कॉन्टिन्यूटी आपसे सिर्फ इतना बोलती है, लिमिट्स की डेफिनेशन पे एक छोटी सी पॉइंट ऐड करो कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों चीजें आपकी इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फंक्शन हमारा एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो बस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर, मतलब कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और ग्राफिकली अगर सेम चीज को तुम फील करना चाहते हो तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि वो 3 घंटे से कंटिन्यू पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक्चुअल में मतलब है कि 3 घंटे से उसने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, मतलब कि उसने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, तभी तो बोलेंगे कंटिन्यू पढ़ रहा है ना? या कंटिन्यू 2 दिन से सो रहा है, मतलब कि उठे ही नहीं भाई 2 दिन से इंसान, है ना? इतनी चढ़ गई थी। मजाक कर रहा हूं, ठीक है? तो समझना इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्टिन्यूटी का मतलब जिसमें ब्रेक ना हो। तो अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में आपको कहीं पर ब्रेक नहीं दिख रहा है, उसका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, ऐसा फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर है? या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं अपने पेन से ग्राफ पेपर पर ऐसा कोई फंक्शन का ग्राफ बना दूं, है ना, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, मैंने आपका एक ऐसा ग्राफ बना दिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक पैराबोला, बिना पेन को उठाए मैंने सीधे सीधे ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो गया।
तो ये फंक्शन जो होगा, जिस भी फंक्शन का एक ग्राफ है, वो आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात, कॉन्टिन्यूटी को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करते टाइम पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप स्मूथली उसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो आप याद करिए कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस के ग्राफ आपने प्लॉट किए थे जिनमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। याद करके सोचो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की याद करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो भाई कोई भी फंक्शन उठा लो, साइन ऑफ एक्स का फंक्शन, ऐसे ही चलता है ग्राफ, कुछ ऐसे 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 ऐसे, बढ़िया वेव बन रही होती है, नागिन डांस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर आपकी वेव बन रही है और आप देख रहे हो इसके ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो कहीं पर भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो भाई क्या हुआ, ये फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करूं तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही वेव बन, वहां भी नागिन बन जाती है, तो वो भी कैसा है आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो मतलब ऐसे कोई भी फंक्शन जिनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि स्मूथली आप उसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो बिना किसी ब्रेक के, तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? बढ़िया। तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि ये कोई पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू ए है। अब x इक्वल टू ए पर हम आ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, देखना x इक्वल टू ए से लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, तो फंक्शन यहां पर पहुंच रहा है। राइट साइड, सॉरी, लेफ्ट से आ रहे हैं और राइट से आ रहे हैं, दोनों ही केस में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, हम सेम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है? अब तुम प्रीवियस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या तुम्हें पेन उठाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि पहले तो आपने ऐसे ग्राफ खींचा, फिर ऊपर जाओगे, फिर ऐसे ग्राफ खींचोगे, तो पेन तो उठाओगे ना बीच में, है ना। तो यहां पर ब्रेक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, पूरे ग्राफ में बिल्कुल ब्रेक नजर आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हुआ नहीं हुआ। तो मतलब कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट एग्जिस्टेंट के लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, और कॉन्टिन्यूटी के जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर, साथ ही साथ उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी बराबर हो, तब हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी हम एक बात ऑब्जर्व कर सकते थे कि भले इस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर थी, लेकिन इस पॉइंट पर एक होल है। होल का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ ऐसे आया, फिर रुका, फिर ऐसे गया, मतलब कि इस पॉइंट पर हमने ब्रेक लिया, इस पॉइंट पर हमने ब्रेक लिया। तो जहां होल नजर आ जाए या ब्रेक नजर आ जाए या स्टेप्स नजर में आ जाए, तो ऐसे सभी फंक्शंस हमारे कैसे होते? डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे पर डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक प्रॉब्लम ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल देन 0 पे 1 है, ग्रेटर देन 0 पे 2 है। तो सबसे पहली बात, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, 0 के अलावा कोई भी पॉइंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, -1, -2, -3, -4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी सभी पॉइंट्स पर अगर आप चेक करो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ जाएंगी। लेकिन 0 पर अगर हम यहां पर देखें तो 0 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जल्दी से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल शानदार सा। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन आपके सामने है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इफ एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब x मेरा लेस देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है, और जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है और 0 के इक्वल है तब x है। तो आपको इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, एट x इक्वल टू 0 पर इसकी आपको पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, और ये जितने भी फंक्शन होते हैं ना कि
इफ एक्स इज दिस देन एफ एक्स इज दिस, इफ एक्स इज दिस देन एफ एक्स इज दिस, ये इस टाइप के जितने भी फंक्शन है इनको हम एक अपना अलग नाम देते हैं, इसको हम एक अलग नाम से बुलाने लग जाते हैं, अपनी लिबर्टी के लिए ब्रांच फंक्शन बुलाने लग जाते हैं। ठीक है, इनको हम क्यों बुलाते हैं ब्रांच फंक्शन? क्योंकि जैसे पेड़ों में ब्रांच होती है ना, हाँ, पेड़ों की अलग अलग ब्रांच निकली होती है, पेड़ एक ही होता है लेकिन अलग अलग ब्रांच होती है। इसी तरीके से पेड़ तो एफ एक्स है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल देन 0 पर एक्स वैल्यू दे रहा है और लेस देन 0 पर एक्स स्क्वायर वैल्यू दे रहा है, तो भाई एक्चुअल में क्या है हमारा, समझे? तो एक तरीके से ये अलग अलग ब्रांच में हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम ब्रांच फंक्शन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये स्प्लिट हो रहा होता है, जैसे कि x इक्वल टू 0 पर स्प्लिट हो रहा है, ग्रेटर देन 0 पर कुछ है, लेस देन 0 पर कुछ है, तो उस पॉइंट को जो होता है, इस पॉइंट को बेसिकली हम ब्रांच पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ब्रांच पॉइंट। और हमेशा याद रखना बच्चों इस बात को कि कभी भी इस तरीके का ब्रांच फंक्शन तुम्हारे को नजर आ जाए तो जब भी उसकी कॉन्टिन्यूटी पर बात करी जाएगी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि आप चेक करना कि जो ब्रांच पॉइंट है, सबसे पहले तो ये चेक करो क्या उस ब्रांच पॉइंट पर यानी कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या तीनों बराबर है। अगर ब्रांच पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो चांसेस है कि फंक्शन हमारा पूरा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रांच पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो मतलब कि वो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्रांच पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। तो आ जाओ भाई, x इक्वल टू 0 है ब्रांच पॉइंट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का दो तरीका है। सबसे पहले तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, या फिर दूसरा तरीका है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस में h। ठीक है, मतलब कि x इज क्लोज इनफ टू 0 बट लेस देन 0, 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 0 के क्लोज है बट 0 से जरा सा कम है। तो या तो इस तरीके से लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करूं तो मतलब क्या, देखना लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो fx जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, और x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो x इक्वल टू 0 पर अगर मैं इसकी लिमिट चेक करूंगा तो अब चाहे तुम x स्क्वायर पर कहीं से भी पहुंचो 0 ही आएगा, तो इसकी लिमिट 0 आ गई। अगर इस तरीके से तुम चेक करते हो तो बेसिकली क्या बना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, मतलब कि f माइनस h, तो 0 माइनस h मतलब कि 0 से छोटे पर, तो फंक्शन क्या डिफाइन है यहां पर आपका ये, तो 0 माइनस h का आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है, 0 माइनस h का होल स्क्वायर ऐसे लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी तुमको ये 0 ही आएगा। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अगर इसी की तुम्हें राइट हैंड लिमिट लिखनी है तो क्या बनेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस में फंक्शन क्या डिफाइन है बच्चों, यानी कि x, तो यहां पर हमने लिख दिया x, और x टेंडिंग टू 0 पर अगर x के इक्वल है तो ये भी लिमिट आएगी 0। तो यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों कि आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि f0 x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो भाई इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन x के बराबर है, मतलब कि 0 के बराबर है। तो क्या देख पाते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपकी x इक्वल टू 0 पर बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी तो सिर्फ एक पॉइंट पर चेक करते हैं, आगे पर हम पूरी डोमेन पर भी बात करेंगे कि पूरे डोमेन पर कब बोलेंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है और कब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो पहले एक पॉइंट पर चेक हो गया कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है, अब आप चाहो तो 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पर बात कर सकते हो, 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पर आप बात कर सकते हो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की।
अब 0 से लेस कोई भी नंबर उठा लो, -1 उठा लो, तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर है। तो आउटपुट में लेफ्ट हैंड से आओ चाहे राइट हैंड से आओ, -1 पर तुम्हें एक्स स्क्वायर मतलब कि -1 का स्क्वायर ही मिलेगा जो कि 1 हो गया, और -1 पर फंक्शन की वैल्यू भी -1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो सभी पॉइंट्स पर आपका लेस देन 0 के सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस, ग्रेटर देन 0 सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब कि 0 और 0 के अलावा सभी पॉइंट पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। आई बात क्लियर समझ में कि नहीं आई? बहुत ही बढ़िया। चलो तो बच्चों इस तरीके से अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि एक्स इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सबसे पहली बात, ब्रांच फंक्शन है। देखो 0 पर हमें 1 वैल्यू दे रहा है, नॉट इक्वल टू 0 पर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक्स की वैल्यू क्लोज इनफ टू 0 फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही है, बट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूं, एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखेंगे तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखना एक्स टेंडिंग टू 0 का मतलब सिर्फ क्या हो गया? देखो यहां पर तुम्हें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमें तब करने की जरूरत होती है जब 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में अलग अलग फंक्शन डिफाइंड होता है। यहां पर 0 के लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है, 0 के राइट में एक्स है, इस वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ी थी। लेकिन यहां पर सीधे सीधे बोल रहा है कि एक्स बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक्स टेंडिंग टू 0। ओके, एक्स टेंडिंग टू 0। अब टेंडिंग टू 0 का मतलब कि एक्स इज क्लोज इनफ टू 0। अब वो लेफ्ट साइड से भी क्लोज हो सकता है, राइट साइड से भी क्लोज हो सकता है, कहीं से भी। तो दोनों ही केस के लिए हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि 0 पर बात नहीं कर रहे। तो एक्स टेंडिंग टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 3। एक सेकेंड, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 3। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है उस पॉइंट को फंक्शन में रख दो। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो इसकी लिमिट आएगी 0 का स्क्वायर प्लस में 3, तो इसकी लिमिट आपको 3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की जो लिमिट है, डायरेक्ट लिमिट निकाली मैंने। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की अलग अलग जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम ही डिफाइंड था, तो सीधे निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करूं तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 1। तो भाई साहब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पर उसके बराबर नहीं है। मतलब कि यहां पर यह हो गया कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। रीजन क्या है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है और लिमिट उसकी कुछ और आ रही है, तो दोनों अलग अलग आ रही है। दैट्स व्हाई x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो बेटा, तो इस तरीके से ये तुम्हारे पास फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकल करके आती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? फटाफट से और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हाँ, जल्दी से एक छोटी सी डेफिनेशन कि अगर कोई फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूटी बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। अगर अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही हैं, तो फंक्शन को हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अभी किसी एक पॉइंट पर बोलते हैं, उस पॉइंट पर क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और अगर किसी पॉइंट की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मतलब कि x इक्वल टू c पर अगर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर ये बराबर आ जाएगी तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? तो आओ जल्दी से क्वेश्चन को चेक करते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहली नजर हमारी किस बात पर जाती है कि ये एक ब्रांच फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ब्रांच फंक्शन। ये अपनी वोकैबुलरी है,
ये तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, कोई बोलेगी नहीं तुमसे, अपन बोलेंगे केवल, है ना। फंक्शन को अलग अलग नाम से बुलाएंगे ताकि उससे हम घुल मिल सके। जिनसे आप घुल मिल जाते हो उसको समझने में दिक्कत होती है, नहीं होती ना, तो फंक्शन से घुल है। ये कौन है भाई? अपना ब्रांच फंक्शन है। और इसका ब्रांच पॉइंट क्या है? तो दिमाग लगाओ, किस पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो रहा है? तो आपकी नजर गई x लेस देन 1 पर x प्लस 2 है, ग्रेटर देन 1 पर x माइनस 2, मतलब कि x इक्वल टू 1 यहां पर पहली बात तो ब्रांच पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो एट x इक्वल टू 1 यहां पर मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालूंगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड में फंक्शन ये डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड में फंक्शन ये डिफाइंड है, तो दोनों निकालने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस क्लोज इनफ टू 1 बट लेस देन 1, फंक्शन इज डिफाइंड बाई x प्लस 2, ठीक है। और x प्लस 2 क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की लिमिट निकालनी किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को पॉलिनोमियल में रख दो, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2, यानी कि इसकी लिमिट आ जाएगी आपको 3, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, अगर मुझे यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन क्या डिफाइंड है आपका? x माइनस में 2, तो फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी? 1 रख दो यहां पर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1। अरे बाप रे, x इक्वल टू 1 पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर x इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है क्या कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं होगा भाई। तो हम बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहला काम किस पर? ब्रांच पॉइंट पर चेक करो। तो पहला पॉइंट हमको डिसकॉन्टिन्यूअस मिल गया कि किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है? एक्स इक्वल टू 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब और बाकी किसी पॉइंट पर अगर पूछे, है ना, किसी और पॉइंट पर पूछ लेता, मान लो आपसे पूछ लेता कि लेट सपोज x इक्वल टू a पर हमें चेक करना है, और a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और a जो है वो आपका मान लो लेस देन 0 है, 0 से छोटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है a। अब x इक्वल टू a पर तुम्हें अगर फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, सिंपल सी बात, लेस देन, एक सेकेंड, 0 की बात ही नहीं करेंगे यहां पर हम 1, हमारा ब्रांच पॉइंट क्या 1 है, तो हम 1 के आसपास में बात करेंगे ना, तो 1 से छोटे पर हम देख रहे हैं, ठीक है। 1 पर चेक करते हैं। सबसे पहली बात, x इक्वल टू a कोई भी रियल नंबर है, a आपका 1 से छोटा है, 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, सोचो फंक्शन क्या होगा यहां पर, मतलब कि अब 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर लो, फंक्शन हमेशा x प्लस 2 ही डिफाइंड होगा। तो 1 से छोटे पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही x प्लस 2 पर ही डिफाइंड होने वाले हैं। तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x क्या होगा? लेस देन 1 पे x प्लस 2 के बराबर, और यहां पर रखोगे तो लिमिट कितनी आएगी? a प्लस 2, और f ऑफ a चेक करोगे तो वो भी आपके पास a प्लस 2 आएगी, ठीक है। तो लेस देन 1 पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यू, लिमिट भी इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम चीज आप x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r एंड a इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी चेक कर सकते हो। जब a आपका 1 से बड़ा हो, 1 से बड़े पर फंक्शन हमेशा x माइनस 2 है, तो 1 से बड़े पर लेफ्ट में और राइट में फंक्शन हमेशा a माइनस 2 ही आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहां पर 1 से बड़े किसी भी रियल नंबर पर फंक्शन की लिमिट चेक कर लेंगे, वो सेम ही आएगी और कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हुआ? आपका एक पॉइंट पर। क्लियर हो गई बात? बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। ये कैसा फंक्शन है? ब्रांच फंक्शन है। ब्रांच फंक्शन की ब्रांच क्या है? देखो ब्रांच पॉइंट क्या है, तो x लेस देन 1 पर, इक्वल टू 1 पर, ग्रेटर देन 1 पर, तो 1 जो है इसकी ब्रांच में है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? अपने ब्रांच पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे, ठीक है।
यानी कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, तो एट एक्स इक्वल टू 1 अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, फंक्शन क्या डिफाइंड है 1 माइनस पे एक्स प्लस 2, तो कितना आएगा 1 प्लस 2 यानी कि आपकी लिमिट आएगी 3। 1 माइनस का मतलब ये नहीं कि -1 है, 1 माइनस का एक्स इज क्लोज इनफ टू 1 बट लेस देन 1, बहुत अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर। तो अप्रोक्सीमेट 1, तो अप्रोक्सीमेट 1 में 2 ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 3 आएगा। चलिए राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1, लेकिन 1 से बड़ा है तो फंक्शन यहां पर हमारे पास x माइनस में 2, तो कितना आएगा 1 माइनस में आपका 2 यानी कि माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया यहां से आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपके दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा था ना, तो भाई x इक्वल टू 1 हुई आपकी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? डन है। चलिए तो इस तरीके से हम फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी पर बात करते हैं। ओके बाकी किसी भी पॉइंट्स पर हम चेक कर सकते हैं, लेस देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे, बट 1 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है। चलिए इसी तरीके से यहां पर भी अपन ने किया था, चलो यहां पर भी सेम ही आया था। चलो आगे पर, ये आपका क्या बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायरेक्ट ग्राफ से तुम्हें बताता हूं। देखो ये है तुम्हारे पास ग्राफ पेपर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी क्या होती है, ऐसा कुछ होता है, नोट करना, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल देन 1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहां पर, ऐसे लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन 1। ग्रेटर इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लेस देन 2, ग्रेटर इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 और लेस देन 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। सिमिलरली ऊपर पर चले जाओ, लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल देन -1, तो ये -1, ये आपका लेस देन -1 ग्रेटर देन इक्वल देन -2, तो ये -2। तो बेसिकली अगर आप देखो यहां पर तो ढेर सारी ब्रांचेस हैं। कब कब 0 के लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, 1 के लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, 2 के लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, 3 के लेफ्ट में कुछ, राइट में कुछ, -1 के लेफ्ट में कुछ, राइट में कुछ, -2 के लेफ्ट में कुछ, राइट में कुछ। मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हैं हर इंटीजर के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है और राइट में कुछ और है। तो सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही अनइक्वल आएंगी और सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं होगा। ग्राफ भी बना करके चेक कर लो, 0 से 1 के बीच में हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। ओके चलो उसके बाद यहां से हमको फिर मिल रहा है 1 से 2 के बीच में। चलो फिर इसके बाद यहां से हमें मिल रहा है आपका कुछ, ये चेक करना ऐसे, चलो इस तरीके से। ओके इस तरीके से हमको यहां पर स्टेप्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ब्रेक दिख रहा है, तो आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। क्लियर है। अब आती है बच्चों बारी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। क्या होती है भाई अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि अगर दो फंक्शन एक कॉमन पॉइंट पर, कोई दो फंक्शंस हैं जो किसी कॉमन पॉइंट पर वो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो उन दोनों फंक्शन का जो सम होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और उन दोनों फंक्शन का जो कोशेंट होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कि g ऑफ c यानी कि x इक्वल टू c पर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नॉन जीरो हो। क्लियर है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक कॉमन पॉइंट पर, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कोशेंट में डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहना चाहिए उस पॉइंट पर। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गई बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इस तरीके से हमने आज के इस लेक्चर में अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और जो डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट है बच्चों
वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख करके बताना, अपना हर फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से दीजिएगा। तो अगली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग भी जाकर के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। चलो तो बच्चों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।